Hello friends, welcome again to the Tetrahedron Chemistry classes. So if you remember, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को स्केल प्राइमिंग और फोमिंग बताया था, जो कि एक तरीके के बॉयलर ट्रबल थे. इन today's class I am going to discuss another very important aspects about the boiler troubles, and the aspect is the formation of the scale and the sludge. So it is very important to understand the concept actually. और आपको पता है कि लैंग्वेज से स्लज तो पता चल जाता है किससे, अगर आपको डिक्शनरी मीनिंग स्लज का पता हो. तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई अनवांटेड प्रेसिपिटेट टाइप की चीज़ है, जिसको आप कीचड़ या मिट्टी, मान लीजिए मिट्टी का एक घोल जैसा समझ लीजिए आप इसको, या कीचड़ जैसी समझ लीजिए, वो आपका स्लज कहलाता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द स्लज इन द बॉयलर एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड हाउ वी कैन remove the sludge. Okay, so here what I have written this 2 or 3 points which are important for your examination to write actually. Okay, so first you can understand in that manner, in boilers, because of the continuous evaporation of the water, the concentration of the salts increases progressively by manifold, and after the saturation point is reached, precipitate form on the inner walls of the boiler. ठीक है भाई, अगर आप कोई बॉयलर यूज़ कर रहे हैं, लगातार उसमें आप स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंटिन्यूस आप साफ ब्लो डाउन नहीं करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को साफ नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉल्ट्स की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन उसके अंदर बढ़ जाती है. सॉल्ट्स कौन से होंगे, आपको पता ही है. हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स आपके क्लोराइड्स हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के. आपके बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स हो सकते हैं. कार्बोनेट तो एक बड़ी समस्या है ही है, इनसॉल्युबल रहता है, लेकिन ये भी स्केल बनाता है बाद में, स्लज तो नहीं. ठीक है, तो क्या होता है कि लगातार आप करते रहिए तो शुरू में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप लगातार इंस्ट्रूमेंट साफ नहीं करते तो एक समय सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, इतना ज़्यादा ये कंसंट्रेशन बढ़ जाती है कि इससे प्रेसिपिटेट बन जाता है आपके बॉयलर की इनर वॉल्स पे. तो अभी देखेंगे एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम अगले स्लाइड में कि कैसे स्लज को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. और बाय डेफिनेशन स्लज है क्या, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, इट इज़ अ सॉफ्ट, लूज, slimy precipitate formed within the boiler. It is formed at the comparatively colder portions of the boiler and collects in the area where the flow rate is low. Right? तो ये तो अपने आप ही obvious है कि अगर आप देखेंगे जहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि जैसे जॉइंट्स होते हैं बॉयलर के, इस तरीके से कहीं जॉइंट्स बने हुए हैं, तो इन जॉइंट्स वगैरह पे क्या होता है, वाटर का फ्लो वैसे ही कम होता है. बैंड्स पे, जॉइंट्स पे पानी का फ्लो काफ़ी कम होता है. और कई जगह ऐसे पोर्शंस भी होते हैं जहाँ पे ठंडे पोर्शन रहते हैं. तो जहाँ पे ये ठंडे पोर्शन रहेंगे, तो वहाँ पे ये जो आपका स्लज है, ये बहुत ज़्यादा सॉलेबल नहीं होगा, और इनसॉलेबल होने की वजह से वहाँ पे कलेक्ट होने लगेगा. ठीक है, ये लूज स्लिमी प्रेसिपिटेट होगा, तो वहाँ पे आपका इकट्ठा होने लगेगा जहाँ पे फ्लो रेट काफ़ी कम है, जैसे जॉइंट्स और बैंड्स पे. सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द सब्सटेंसेज विच हैव द ग्रेटर सॉलेबिलिटीज इन हॉट वाटर. ये तो मैंने पहले ही बता दिया, गर्म पानी में ज़्यादा सॉलेबल सॉल्ट्स हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, पूरा घुला रहेगा, पूरे बॉयलर में भागता रहेगा. लेकिन जैसे ही वहाँ पे ठंडा पानी मिलेगा कोल्डर पोर्शंस पे, वहाँ पे फिर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे के सारे स्लज बनाने लगते हैं. और स्लज एक तरीके की कीचड़ आपकी होती है, जिसको रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, राइट हैंड आप अभी छोड़ दें, राइट हैंड आपका स्केल है, सो इसको छोड़ दें, इस वाले पे फोकस करें. तो हमने क्या दिखाया, देखिए ये पूरा एक बॉयलर का क्रॉस सेक्शन हमने दिखाया हुआ है. ठीक है, और ये ब्लैक जो कोटेड है, ये वाला पार्ट जिसको मैं अब रेड से मूव करवा रहा हूँ, ब्लैक वाला पार्ट जो है ये आपकी इनर वॉल है. और इस इनर वॉल में आपका पानी है, देखिए, और पानी में कहीं बीच बीच में इस तरीके से लूज प्रेसिपिटेट आ जाएगा, आपका कीचड़ की तरह दिखने लगेगा. ठीक है, जो कि आराम से निकाला जा सकता है. इसी को आप क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं, जो कि पानी में ऐसा सस्पेंडेड रहता है. अगर गर्म पानी है तो सस्पेंडेड रहेगा, अब ठंडा कर दें तो फिर ये सेटल होने लगेगा नीचे को, यही स्लज होता है. ठीक है, अब देखते हैं अगली स्लाइड में. ओके, देखिए ये पिक्चर खासा इंपॉर्टेंट नज़र आता है, हालांकि एग्जामिनेशन में इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ये फिल्टरिंग एड दिखा रखी है किसी इंडस्ट्री में. देखिए ये स्लज है, देख रहे हैं कितनी कीचड़, कितनी मिट्टी इसमें नज़र आ रही है इस पानी में.
तो ये फिल्टर किया जा रहा है, इसको पानी निकल के बाहर जाएगा, फिर स्लज को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ऐसे आप इस स्लज को समझ सकते हैं। अब इस देखिए नुकसान क्या है इस स्लज के, व्हाट आर द डिसएडवांटेज। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट as the sludges are the poor conductor of heat and electricity, they causes loss of heat। तो ये आपको पहले से ही पता रहता है कि आपका जो स्लज है ये पुअर कंडक्टर है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। अगर ये पुअर कंडक्टर है तो प्रॉपर हीट फ्लो नहीं होगी, जहाँ पे ये इकट्ठा होगा वहाँ ठंडा रहेगा, दूसरी जगह पे फिर गर्म हो जाएगा, तो एक्सप्लोजन हो सकता है बॉयलर का। ठीक है। और साथ ही साथ देखिए इससे हीट लॉस भी तो हो रहा। और आज की तारीख में जो कोई भी इंडस्ट्री होती है वो इंडस्ट्री क्या करती है कि आपने अपनी फ्यूल को जो कंजप्शन हो इसको बचाना चाहती है। आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री सिर्फ दो ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, अवॉइडिंग द एक्सेसिव और द एक्सपेंसिव यूज ऑफ द फ्यूल एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो दो ही चीज़ बचाती है, या तो फ्यूल बचाएगी या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाएगी। और आपको पता है आज की तारीख में जो किसी भी कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है वो किससे डिटरमाइन करते हैं, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन से। तो फ्यूल बर्बाद नहीं किया जा सकता इंडस्ट्री में, ठीक है, इसीलिए ये स्लज आपके गंदे हैं। सेकंड पॉइंट, द वर्किंग ऑफ द बॉयलर इज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द चोकिंग ऑफ द पाइप बाय द स्लज। अब ठीक है भाई, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए ये पाइप है, अब ये पाइप पे स्लज यहाँ पे ठंडा है, मान लीजिए ये इकट्ठा हो गया, अब तो ये प्रॉपरली काम करेगा नहीं। अब प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो फिर हमारा बॉयलर ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब रोकें कैसे भाई इसको? रोकने के लिए देखें, बाय यूजिंग द वेल सॉफ्ट वाटर, पानी को अच्छी तरीके से सॉफ्ट करें, चाहे लाइम सोडा ही इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, उससे आप इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। एंड सेकंड, बाय ड्राइंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ द कंसनट्रेटेड वाटर फ्रीक्वेंटली, दैट इज अगेन द कंटिन्यूस ब्लो डाउन ऑफ द एपरेटस। तो जहाँ पे जब पानी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाए तो उसको साफ़ कर लिया जाए, ये वाला तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये स्लज आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिख रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब देखिए दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फॉर्मेशन ऑफ द स्केल, और अक्सर एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है आप लोगों से। तो स्केल में देखिए डिटेल पढ़ने से पहले तो ये समझ लें, यहाँ पे ये किसी वाटर बॉयलर का या गीजर का से क्रॉस सेक्शन कटा हुआ पार्ट मैंने दिखाया है। तो देखिए इसके ऊपर एक चूना सा जम जाता है। अगर आप अपने घरों में भी जो आपका हीटिंग रॉड होता है जिससे आप पानी गर्म करते हैं सुबह सुबह, या आपके पास कोई कैटल है जिसमें आप पानी गर्म करते हैं, तो लगातार यूज़ करने से उसमें इस तरीके से एक प्रेसिपिटेट जम जाता है, और ये इतना हार्ड हो जाता है कि फिर इसको छुड़ाएं तो ऐसे पत्थर की तरह टूटता है, और कई बार इससे आपका रॉड भी टूट सकता है। तो यही आपका स्केल है। अब देखिए एक क्रॉस सेक्शन ये है, ये स्केल है आपका ये वाला, इसके ऊपर, और फाइनली इस स्केल से कोरोजन भी हो रहा है। तो अब अक्सर आपने ध्यान दिया होगा रॉड के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, राइट, वाइट कलर की होती है, जनरली ऑफ वाइट कलर की, इसी को आप स्केल बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए पिक्चर्स तो ठीक है, अब हमने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। स्केल्स आर द हार्ड एडहेरिंग प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द बॉयलर। ठीक है, हमेशा इनर वॉल पे बने, इनर वॉल पे ही बनेंगे, चाहे आपका स्लज हो चाहे स्केल हो। दे स्टिक वेरी फर्मली ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द सरफेस एंड आर डिफिकल्ट टू रिमूव विद द चिसल एंड द हैमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतने बुरी तरीके से आपके एपरेटस में, आपके हीटर सिस्टम पे चिपक जाते हैं कि हथौड़े और छेनी से, चिसल इज छेनी एंड हैमर इज हथौड़ा, इससे निकालना चाहें तो उससे भी नहीं निकलते, ज़्यादा कोशिश करेंगे तो यही टूट जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है स्केल। और इसका कॉमन एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, घरों में जिस कंटेनर में आप लगातार पानी बॉईल करते हैं, किसी मान लीजिए कोई कंटेनर है जिस उस कंटेनर में तो उसमें भी अगर आप देखें नीचे एक जैसे ये कंटेनर है, तो वाइट कलर की एक परमानेंट कोटिंग हो जाती है, बस वही कोटिंग क्या है, स्केल है। अब ये देखिए स्केल लो प्रेशर बॉयलर में अलग केमिकल होते हैं इसके लिए, और हाई प्रेशर बॉयलर में अलग केमिकल होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप देखें यही है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट है, ठीक है, इसको लगातार आप पानी बॉईल करिए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में डिपॉजिट हो जाता है। और आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलता वुलता तो है नहीं, ठीक है। अब घुलता नहीं है तो ये लगातार हीट होने से भाई ये जो जमा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि ये सफ़ेद कलर का जो है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ठीक है, जिसको चूना आप जनरली रफ भाषा में बोल देते हैं। और होता है इसलिए ऐसे है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से रिमूव हो जाती है, ठीक है।
तो आपको ये मैंने पहले भी बताया कि बाइकार्बोनेट्स जो हार्डनेस है वो पानी को बॉईल करने से ओपन कंटेनर में रिमूव कर जाती है। तो यह है लो प्रेशर बॉयलर की बात। लो प्रेशर बॉयलर का मतलब क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए आप लैब में ओपन में काम कर रहे हैं या घर में अपना पानी ओपन में गर्म कर रहे हैं किसी कंटेनर में, वो लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर बॉयलर में ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमेशा, इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखिए प्रेशर यहाँ पे चेंज करते हैं। नाउ हाई प्रेशर बॉयलर्स। अब हाई प्रेशर बॉयलर में देखिए ऊपर से प्रेशर इतना ज्यादा होता है, लीच एटलस प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें सॉलेबल हो जाता है। अगर ये सॉलेबल है तो फिर ये स्केल नहीं बना सकता हाई प्रेशर बॉयलर में। क्यों? क्योंकि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हाई प्रेशर, और ये एरो है इधर की तरफ को, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ये लाइम वाटर है, इस फॉर्म में ये सॉलेबल हो जाता है, तो ये तो नहीं कर सकता। अब क्या हो सकता है, देखिए इधर डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम सल्फेट, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। द solubility of the calcium sulfate in water decreases with the rise in the temperature. In the superheated water, calcium sulfate is almost insoluble, and this is the main cause in the high pressure boiler. तो हाई प्रेशर बॉयलर में कैल्शियम सल्फेट है, इसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती जाती है। और आपको पता है कि जब स्टीम प्रोड्यूस करनी है तो सुपर हीटेड वाटर चाहिए, सुपर हीटेड वाटर में तो बिल्कुल ही इंसॉल्युबल हो जाता है ये, और यही स्केल बनाता है हाई प्रेशर बॉयलर में। ओके, तो एक कैल्शियम सल्फेट भी है। दूसरा आप देखिए मैग्नीशियम सॉल्ट्स अगर हैं, इनका हाइड्रोलिसिस भी हो जाए, डिसॉल्व्ड मैग्नीशियम सॉल्ट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस फॉर्मिंग दिस प्रेसिपिटेट। अब देखिए ये प्रेसिपिटेट है। अब ये प्रेसिपिटेट हालांकि सॉफ्ट होता है, मैग्नीशियम के सॉल्ट जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा उस स्लज से ज़्यादा हार्ड रहते हैं, तो इनको एक स्केल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को स्लज कह लें या स्केल कह लें तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों दोनों ही तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। ओके, अच्छा और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसमें, देखिए हमने बताया है प्रेजेंस ऑफ सिलिका। भाई सिलिका आपको पता है, सिलिका इज व्हाट, सिलिकेट्स आप ले सकते हैं, SiO2 सिलिका। रेत आप जनरली आप देखें सैंड या रेत जिसको बोल सकते हैं, ठीक। अब रेत कहीं पर होगी तो वो देखिए कैल्शियम सिलिकेट्स वगैरह बना देगी, मैग्नीशियम सिलिकेट्स। अब रेत है तो एक तरीके से ये भी आपका डिपॉजिट होने लगती है, और इसको रिमूव करना भी मुश्किल है, तो ये भी आपका जो है स्केल फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नुकसान क्या क्या है, वेस्टेज ऑफ फ्यूल, ये मैंने पहले ही बताया, इंडस्ट्री फ्यूल बर्बाद नहीं करना चाहेगी। अब क्योंकि ये इंसुलेटर होते हैं, द स्केल फॉर्मेशन कॉजेज डिक्रीज ऑफ द हीट ट्रांसफर एज दे आर द इंसुलेटर्स, एज अ रिजल्ट ओवर हीटिंग इज रिक्वायर्ड। अब ओवर हीटिंग है तो भाई एक्सप्लोजन का डेंजर भी है हमेशा, ये दिक्कत तो है ही, ये इसका नुकसान है, ये डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो द हॉट स्केल क्रैक्स बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन एंड water suddenly comes in contact with the overheated iron plates. This causes in the formation of the large amount of the steam suddenly, and the boiler can burst. तो इसका क्या मतलब है, देखिए कि जैसे ही आपने क्या किया, लगातार आप इसको हीट करते रहते, कहीं से मान लीजिए स्केल में क्रैक आ गई, तो स्केल में क्रैक आ गई तो उस क्रैक के थ्रू वाटर अंदर चला जाएगा, और डायरेक्ट आपके जो आयरन है वो आपके बॉयलर का उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, तो एकदम से बहुत तेजी से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी इसमें, तो इससे बस्ट हो सकता है। ठीक है भाई, रोकना कैसे है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कर लीजिए। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट का मतलब सीधे सीधे सॉफ्ट कर लीजिए, आप इसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लीजिए। इंटरनल ट्रीटमेंट, भाई कई बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट खाली सॉफ्ट करने से बात नहीं चलती, तो इंटरनल ट्रीटमेंट भी आप लोग कर देते हैं। इंटरनल ट्रीटमेंट में आप कुछ केमिकल्स ऐसे डाल देते हैं बॉयलर इसमें पानी में, सॉरी राइट, कुछ इस तरीके से डाल देते हैं कि जिससे जो आपका ये प्रेसिपिटेट बना है, ये सीधे सीधे जो है आइदर टू प्रेसिपिटेट और टू कन्वर्ट द स्केल इनटू द कंपाउंड्स, या तो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है या स्केल को सॉफ्ट कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता है, जिसको आप फिल्टरिंग करके अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये स्केल और स्लज भी समझ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and in the next class I'll come to another topic with another topic, that is caustic embrittlement, another very very important aspect. So this is the lecture for today, and if you like the lecture, right, and if you are understanding और आपको समझ में आ रहा है कि कैसा है, तो जरूर सब्सक्राइब करें टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को, और अपने मित्रों, अपने सहपाठियों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ सबको शेयर करें टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।